सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का और फिर आपका इस पूरे सदन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया गया। ऑनरेबल चेयरमैन सर, कई ऐसे बिल होते हैं जो देश की दिशा तय करती है। ये एक उन बिलों में से है जो इस देश की दिशा तय करेगी। 10 साल बाद, 20 साल बाद जब हम पीछे पलटकर देखेंगे तो हमारी इस पर डिस्कशन होगी कि जब हम प्राइवेट प्लेयर को इंट्रोड्यूस किए थे अपने न्यूक्लियर एनर्जी के सेगमेंट में, तो वो डिसीजन सही था या गलत था। ऑनरेबल चेयरमैन सर, आगे मैं कुछ बोलूं इससे पहले मैं डॉक्टर होमी भाभा को, डॉक्टर काकोडकर को और सारे वैज्ञानिकों को जिन्होंने इस देश को न्यूक्लियर एनर्जी की दिशा में कमजोर से लेकर शुरू करके मजबूती तक पहुंचाया, आत्मनिर्भर बनाया, उन सबको इसके लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। कई बारी हम अपने नियमों में और बातों में उनको भूल जाते हैं जिन्होंने इसकी नींव रखी, इसका फाउंडेशन रखा। इस बिल में मोटा मोटी 2-3 चीज है, जैसे कि 1962 की जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है और फिर 2010 की जो इस पे लायबिलिटी रिलेटेड जो एक्ट थे उनको ये ऑल्टर करके प्राइवेट प्लेयर्स को और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इस पे अलाउ कर रही है। आज आगे की इस पे डिस्कस करें, ये समझना पड़ेगा कि क्या हमारे देश को न्यूक्लियर एनर्जी के डायरेक्शन में जाना चाहिए या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में हमने इतना एडवांसमेंट किया है, जैसे सोलर ले लीजिए, विंड ले लीजिए, हाइड्रो ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए, कई सारे ऐसे एनर्जी के सेगमेंट्स हैं, क्या इन सारे सेगमेंट्स में ज्यादा अपना फोकस रखना चाहिए या न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ हमें जाना चाहिए? और अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी के डायरेक्शन में फर्दर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी जिसके आधार पर ये डिसीजन होगा? ऑनरेबल चेयरमैन सर, न्यूक्लियर एनर्जी आज की तारीख पे अगर आप देखें तो ये बहुत न सिर्फ एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लेक्स है, रिस्की है और सबसे महत्वपूर्ण जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है, जो इसका कचरा निकलता है, उसको लाइफ लॉन्ग, लाइफ साइकिल तक उसको सहेज के रखना पड़ेगा, उसके इंश्योर करना पड़ेगा डिस्पोज ऑफ करने की। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इट इज नॉट अबाउट कि आपने इंस्टीट्यूशंस, रिएक्टर्स लगा लिए और उससे एनर्जी बना ली। तो प्राइवेट कंपनीज को जब हम अलाउ करेंगे तब इन सारी चीजों को हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। अभी तक मैं इस बात से मैं काफी प्रसन्न हूं, संतुष्टिदायक है और गर्व महसूस होता है कि हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसे जिस भी लेवल तक आज पहुंचाया है, रीजनेबली हमारी जो सेफ्टी के नॉर्म्स इस पे रहे हैं काफी अच्छे रहे। ऑनरेबल चेयर सर, आज इस पड़ाव में कि हमें रिन्यूएबल की तरफ जाना चाहिए या न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी का परित्याग कर दिया और जो पहले से टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग थे वो धीरे धीरे इसे छोड़ने लगे। आप जर्मनी ले लीजिए, जर्मनी ने ये डिसाइड किया है कि वो फेज आउट करेंगे। आप इटली ले लीजिए, इटली ने डिसाइड किया है कि हम फेज आउट करेंगे। आप जापान ले लीजिए, जापान में एक्सीडेंट के बाद धीरे धीरे वो फेज आउट करने को प्लान कर रहे हैं। स्पेन, बेल्जियम, ये सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर भी वो फेज आउट कर रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूके, ये उन कंट्रीज के लीग में हैं जो काफी मात्रा में इनमें अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और प्राइवेट कंपनीज को भी इस पे इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक चीज और है कि 2005 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये बिल लेके आए थे यहां पर, जब अमेरिका के साथ समझौता हो रहा था न्यूक्लियर एनर्जी से संबंध में ही, भारतीय जनता पार्टी की जो सामूहिक ग्रुप था उन्होंने इसका विरोध किया था। पूरे देश में बहुत बड़े सेक्शन ने भी इसका विरोध किया गया था और इसका कारण क्या था कि फॉरेन इन्वॉल्वमेंट को इसमें रोका जाए, एक्सटर्नल ओवरसाइट बढ़ेगा, मार्केट लिंक्ड न्यूक्लियर फ्रेमवर्क होगा। तो फिर ये आइडियोलॉजिकल डिसीजंस थे, ये कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं था। मैं आज इस सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ये एक्सेप्ट करते हो कि उस समय जो आपने विरोध किया था वो पॉलिटिकल था, इट वॉज नॉट एन आइडियोलॉजिकल। हैड इट बीन आइडियोलॉजिकल देन टुडे डू यू एक्सेप्ट दैट यू हैव चेंज योर आइडियोलॉजी इन दिस पर्टिकुलर थिंग? ऑनरेबल चेयर सर, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं,
बहुत अच्छी चीज है, हम सब उस पर प्राइड लेते हैं। आज हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इंस्टीट्यूशंस इस कैपेबिलिटी में हैं कि आज अगर हम इसको एक्सपैंड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हमारे साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी उस मेच्योर्ड कंडीशन में, जिस मॉड्यूलर रिएक्टर की बात ये कर रहे हैं, आज वो हम लगाने की कैपेबिलिटीज हैं। तो मैं ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप प्राइवेट प्लेयर को किस लिए लाना चाह रहे हो? क्या आप इसीलिए लाना चाह रहे हो कि सिर्फ पैसे की जरूरत है उस पे, या फिर आपको लगता है कि वो टेक्नोलॉजी लेके आएंगे और टेक्नोलॉजी से एडवांसमेंट होगा? आज आपके देश के पास एक रिलेटिवली रीजनेबली वेल स्टैब्लिश्ड मैच्योर टेक्नोलॉजी है, क्या हम उसको इंप्रूव और इंक्रीज नहीं कर सकते? ऑनरेबल चेयर सर, हम विदेशों के एक मॉडल को इंपोर्ट कर रहे हैं विदाउट इंपोर्टिंग देयर रेगुलेटरी स्पाइन। हम जब तक रेगुलेटरी सिस्टम को मजबूत नहीं करेंगे तब तक प्राइवेट प्लेयर्स को आप बुला तो लेंगे बट आप चला नहीं पाएंगे, उसमें काफी दिक्कतें आएंगी। ऑनरेबल चेयर सर, हमारे देश की अगर रेगुलेटरी हिस्ट्री को आप देखें, रेगुलेटरी हिस्ट्री जब हम देखेंगे तो आप यूरेनियम के खदान हैं, जैसे हमारे देश में राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है। मोटा मोटे हम झारखंड और आंध्र प्रदेश में माइनिंग करते हैं। यूरेनियम के खान जहां पर हैं, जहां पर हम माइनिंग करते हैं, आप वहां के आसपास के लोगों के जीवन को जाकर देखिए। वहां पर एक रिसर्च हुआ था, सर्वे हुआ था, उस सर्वे में 30% लोग हैं जो कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स के साथ पैदा हो रहे हैं। अबाउट 18 to 20% मिसकैरेजेस हो जा रहे हैं या स्टिल बेबीज पैदा हो रहे हैं। स्किन के कैंसर के तो आप नाम मत लीजिए, मतलब इतना प्रिविलेंट है ऑनरेबल चेयर सर। वो फोटोग्राफ्स और उनकी स्थिति अगर आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। तो ये इतना आसान नहीं है, और सरकार के अंडर में ये माइनिंग हो रही है। सरकार जब माइनिंग कर रही है फिर भी जनता की हालत ये है। आप सोचो कि जब चारों तरफ प्राइवेट प्लेयर आके माइनिंग करेंगे तो इनका पूछ करने वाला कौन होगा? ये हमारा इतिहास है, हमारे रेगुलेटरी जो बॉडीज है, हमारे जो इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन है, ये इसका रिफ्लेक्शन है। ऑनरेबल चेयर सर, आपको याद होगा भोपाल गैस लीक जो हुआ था यूनियन कार्बाइड वाले में, 40 साल हो गए, आज भी उससे हम उबर नहीं पाए हैं। इससे भी हमें समझ लेनी चाहिए हमारे देश में कि आप टेक्नोलॉजी के नाम पे तो कर देंगे, बट रेगुलेटरी रेगुलेशंस, इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन जब तक नहीं रहेगा, किसी न किसी दिन एक्सीडेंट हो जाएगा। वाटर लेवल में जो यूरेनियम के कंटेमिनेशंस बढ़ रहे हैं, आप पंजाब ले लीजिए, पंजाब में फरीदकोट लीजिए, आप चाहे भटिंडा के बेल्ट पे चले जाइए, फिरोजपुर के बेल्ट पे चले जाइए, दिल्ली ले लीजिए, आप झारखंड ले लीजिए, आप बिहार ले लीजिए, वाटर लेवल में यूरेनियम बढ़ रहा है और इसके डायरेक्ट इंपैक्ट आपके कैंसर के नंबर ऑफ केसेस में दिख रहे हैं। ऑनरेबल चेयर सर, न्यूक्लियर को तो 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं, आप थर्मल का ही आप रेगुलेटरी बॉडीज की कैपेबिलिटीज और इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन ले लीजिए। हम कितनी बार वहां पर जाकर इंस्पेक्शन करते हैं? हाउ मेनी टाइम्स? कितनी बार हमने किसी कोयले के या थर्मल पावर प्लांट को बंद किया हो ये बोल के कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे? क्या आपने कभी जो कोयले की जो थर्मल प्लांट है उसके आसपास रहने वालों से जाकर पूछा है कि क्या आप ये चाहते हैं? जहां भी ये ओपन हुआ है, जहां भी ये खुला है, अस्थमा, कैंसर, यही प्रॉब्लम है। हम कोयले की टेक्नोलॉजी जो है उसको तो अभी, जो मैच्योर टेक्नोलॉजी है उसमें तो अभी तक हम कोई इंस्टीट्यूशनल मैच्योरिटी लेकर नहीं आ पाए हैं, वहां पर हमारी कोई रेगुलेटरी इंटरवेंशंस नहीं हो पाए हैं। तो हम न्यूक्लियर कैसे करेंगे? कैसे न्यूक्लियर करेंगे? तो प्रश्न आज हमारे देश के सामने ये नहीं है कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरा प्रश्न ये है कि क्या आपके रेगुलेटरी बॉडी इतने इंडिपेंडेंट और स्टैट्यूटरी मैच्योर्ड हैं कि उनमें कैपेबिलिटी है आज वो ले सकते हैं? आप पॉल्यूशन ले लीजिए, वेस्ट मैनेजमेंट ले लीजिए, दिल्ली में कूड़े का एक पहाड़ है, वो हमसे नहीं उठ रहा है। हम नदियों को क्लीन करने की बात कर रहे हैं, नदियां हमसे क्लीन नहीं हो रही है। कहां से अफ्लुएंट्स आ रहे हैं किसी को नहीं पता, कहां अफ्लुएंट, इतने दिन हो गए। It's not a rocket science, Honorable Chairman, sir. It is all about the political will, understanding, and the regulatory independence, regulatory body की independence. Honorable Chair, sir, जो नया बिल है 2025, उसमें कई सारी चीजें हैं जो हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सबसे पहले तो फुल्ली स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी हमें होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट लाइसेंसिंग उस पे होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स के डिस्क्लोजर होने चाहिए। क्लीन इन्फोर्समेंट एंड शटडाउन पावर्स होने चाहिए। क्लैरिटी ऑन लायबिलिटी एज वेल। वी आर इंपोर्टिंग अ प्राइवेट मॉडल, अगेन आई एम रिपीटिंग, विदाउट इट्स रेगुलेटरी स्पाइन। ऑनरेबल चेयर सर, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स जहां पर भी हुए हैं, चाहे आप चेरनोबिल ले लीजिए, चाहे फुकुशिमा ले लीजिए, या कई जगह पे ले लीजिए, ये इसलिए नहीं हुआ कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो इसलिए हुआ क्योंकि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, रेगुलेशंस में वहां पे फेलियर हुए हैं।
तो ये कहना कि टेक्नोलॉजी आएगा, और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में इंजीनियर सक्षम नहीं, हमारे देश के इंजीनियर सक्षम है, साइंटिस्ट सक्षम है, वो उसको हम फेल करते हैं अपने रेगुलेशन से, अपने रेगुलेटरी जो पावर्स है, लॉज से, और वो फेलियर आप इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि हमारे पार्लियामेंट से जो कानून बना रहे हैं, रूल बना रहे हैं, वहां से है। ऑनरेबल चेयर सर, जो रेगुलेटर है अभी जो प्रपोज्ड है, इसमें AERB जो है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो बनाए हैं, वो अच्छी बात है, एक स्टेप हम आगे बढ़े हैं। यहां पर जो ऑपरेटर है, जो रेगुलेटर है और जो प्रमोटर है, तीनों का तीनों एक ही है। ये कैसा संभव है कि जो पुलिस है वही चोर है? तो आप जिसको पुलिसिंग कराना चाह रहे हो उसको आपको स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी पड़ेगी, सेपरेट और इंडिपेंडेंट बॉडी बनानी पड़ेगी। अमेरिका में NRC है जो इंडिपेंडेंट है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। यूके में ONR है, इंडिपेंडेंट है, स्टैट्यूटरी है। कनाडा में CNSC है, इंडिपेंडेंट है, और दे ऑल report to the parliament. Honorable Chair sir, I would request, urge through you that this also nuclear oversight should also be reporting to the parliament. Sir, thank you sir. Just 2 minutes, 2 important points sir. जो सेफ्टी के मेजर्स हैं हमारे देश में, आप देखेंगे कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो सेफ्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम कभी पब्लिक में नहीं लाते। कभी आपने देखा है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में सेफ्टी के डॉक्यूमेंट को पब्लिक लाते हुए? हमारी ये कमी है। आप उसको पब्लिक स्क्रूटिनी में लाइए। इस डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है नए बिल में। आप US ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, यूके ले लीजिए, जिनका रेफरेंस और उदाहरण हम देते हैं कि देखो वो कंट्री कर रहे हैं, बट वो अपने सारे सेफ्टी के डॉक्यूमेंट पब्लिक स्क्रूटिनी में लाकर रखते हैं। पुराने जो एजेंसीज हैं, पुराने जो रिएक्टर्स हैं, उनको जब आप वापस से रिलैक्सेशन आप देते हैं तो भी पब्लिक स्क्रूटिनी में नहीं आता। स्टेज लाइसेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट सर, और फाइनल आई कंक्लूड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सर। जैसे अभी पूरा इंटरेस्ट किस पे है? थोरियम पे। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में एबंडेंस में थोरियम है, और अब पूरी माइनिंग जो शिफ्ट होगी थोरियम में। तो क्या इस बिल के माध्यम से, मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि बिल में क्लैरिटी नहीं है, मैंने कई बार इसको पढ़ा, क्या इस बिल के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों को थोरियम की खदान को देने की प्लानिंग है? इसलिए ये बिल हम ला रहे हैं। ये गवर्नमेंट को हमें क्लैरिटी देनी पड़ेगी। माननीय श्री अयोध्या रामी रेड्डी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। माननीय श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला।